Hello students, welcome to all students in my YouTube channel STM Classes Yadav. Good morning every student. आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर जो डिलीवर किया था दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर हमने ये देखा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो टू टाइप्स के नेचर रखती है, वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर। तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को या कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जितना ज़्यादा स्टडी किया उतना ही हम पजल हुए। और वहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, फॉर एग्जांपल चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो या रेडियो वेव हो एट्सेट्रा, कुछ घटनाएं ऐसी भी मिली जिससे हमें ये मानना पड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो वेव की तरह काम करती हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिससे हमें ये भी मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो पार्टिकल का बिहेवियर करती है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कहे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नई डिस्कवरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी से जो प्रोड्यूस हुई। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसका बहुत ज़्यादा रोल है डिस्कवरी ऑफ न्यू फिजिक्स। ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक नई फिजिक्स को जन्म दिया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और बेटा, आज के दिन में जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ये कहें कि नई फिजिक्स जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स था, जिसके जन्म होने से उसने फिजिक्स की क्लासिकल ब्रांच को पूरा का पूरा हिला कर रख दिया और उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को कटघरे में ला कर खड़ा कर दिया। यदि हम इनके मुद्दे और घटनाओं को समझे तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स पर बिलीव कर पाओगे। तो चलते हैं, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की देन। तो आज का टॉपिक्स गाइज हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस, फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट कर रही। फॉर एग्जांपल ये हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इंसिडेंट कर रही। और जब ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर ड्रॉप करती है तो यहाँ से इसकी सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये अराइज होता है, क्या यहाँ पर हर बार ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे? तो इसकी स्टडी करने से पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की लॉज के बारे में पता होना चाहिए, इसकी क्या क्या लॉज है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेटल सरफेस लेकर चलते और उस मेटल सरफेस के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती है उसकी हम अलग अलग केस स्टडी करते हैं। एक केस ऐसा लेके चलेंगे कि जो रेडिएशन हमारी फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। एक केस ऐसा भी स्टडी करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ना कम और ना ज़्यादा, और एक केस ऐसा भी स्टडी करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गाइज, पहला केस है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हर बार ही इमिट होंगे या किसी इंसिडेंट लाइट के फॉलोइंग करने से या कुछ एक केस में प्रोड्यूस होंगे। तो मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पर एक मेटल सरफेस ली और यहाँ पर मैंने कोई रेडिएशंस फॉल करवाई। यहाँ पर जो मैंने रेडिएशंस फॉल करवाई इसको मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और मान लिया यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है उसकी जो यूनिट है वो 2 यूनिट मेजरमेंट के लिए, यूनिट से हमारा कोई नहीं, फॉर एग्जांपल एक डाटा कंसिडर कर, वैसे फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज। और जैसे ही लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने यहाँ पर इमिट करवाई तो यहाँ पर से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुआ, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी के रेंज को बढ़ा देते हैं। तो सेकंड केस के अंदर चलते हैं कि अब हमने फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट की जगह हमने कितना यूनिट मेजरमेंट ले लिया, 5 यूनिट, जो ना कम और ना ज़्यादा। और जैसे ही मैंने 5 यूनिट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लैक मार्कर से मैंने दिखाया, यहाँ पर फॉलिंग करती है तो वो जस्ट मेटल की सरफेस से टकराती है। क्या कहा, जस्ट मेटल की सरफेस से टकराती है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि यहाँ पर AC दिखा रखी है, जस्ट फॉल करती है, अंदर की तरफ नहीं जा रही। और जैसे ये मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने 2 केस स्टडी की। एक तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यदि आप फॉल करवाओगे तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, क्योंकि वो जस्ट उसके ऊपर फॉलिंग करती है, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं रखती कि वो इमिट कर दे इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे आप फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को बढ़ाते हो तो वो वहाँ सरफेस पे टकराती है, जस्ट सरफेस से टकराते ही अपने इलेक्ट्रॉन इमिट कर देती है। अब एक थर्ड केस भी स्टडी कर लेते हैं। थर्ड केस में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो केस थर्ड है उसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने 7 यूनिट ले ली, जैसे कि यहाँ पर आप रेड मार्कर से देखें। और जो 7 यूनिट की फ्रीक्वेंसी मेटल की सरफेस से टकराती है तो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वो मेटल की सरफेस से होते हुए उसके अंदर चली जाती। पहले सिर्फ मेटल की सरफेस से टकराई, अब वो अंदर भी चली जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया। क्योंकि आप पढ़ते हो एनर्जी इज इक्वल टू एच मी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से टकराने के बाद मेटल के अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमने ये केस स्टडी किया कि हर बार तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट तो नहीं हो रहे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो फर्स्ट लॉज यही हमने स्टडी किया कि बेटा
कि जो फ्रीक्वेंसी है जो लाइट इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस की, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही होती है जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। अगर उससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं करेगा। तो उस मिनिमम या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कहे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या कहे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज एप्लीकेबल फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट लॉज हमें यही बताता है कि जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तभी आपके क्या इमिट हो सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या इमिट हो सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉज की। सेकंड लॉज ये है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल रहा है वो कब निकला। तो आप कहोगे सर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकल रहे थे वो तभी निकल रहे थे जब उसकी इंसिडेंट लाइट जो ये फॉल कर रही थी इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कह रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो इक्वल हो या उससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेकंड लॉ यही कि इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होते हैं। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब हमारी जो रेडिएशन है जो मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको आप कह रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जिसका सिंबल होता है म्यू नॉट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी या उसकी इंटेंसिटी। बेटा फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेलीविज़न देख रहे हो, कभी कुछ कलर आ जाता है ब्लू रेड वाइट, तो कलर का चेंज होना दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और टीवी के अंदर ब्राइटनेस का कम होना या तेज़ होना, ब्राइटनेस का डिम होना या फास्ट होना, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। तो आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो रही है तो वो एक तरफ से ब्राइटनेस को दिखा रही है। तो ये याद रखना जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। क्लियर। यदि आपकी जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से यदि कम हो जाती है तो आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। थर्ड लॉ ये है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज लेस देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी देन नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। तो किसी के मन में क्वेश्चन ये आ रहा है न्यू नोट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको दूसरा नाम हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उस रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी को कहेंगे जिस फ्रीक्वेंसी के तहत आपकी मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए नेसेसरी है वो कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही हमारा मेटल सरफेस से
ऊपर कोई रेडिएशन फॉल हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो भाई जो एनर्जी है, आपने एक रिलेशन पढ़ा है 9th या 10th क्लास के अंदर, E=H न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो ये कहें कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए वो डिपेंड करते हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब हमने ये जो लॉ पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ये लॉ हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। उन्होंने क्या कहा था कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है किसी सोर्स से वो कंटिन्यूस हो रही है, लगातार। यदि वो लगातार हो रही है तो आप उसको पैकेट के, वो एक वेव नहीं है, फिर वो एक पार्टिकल का काम करती है। और अगर वो पार्टिकल का काम करती है तो उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं मेटल सरफेस के ऊपर एज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब वो फोटोन का काम करती है। तो इसका मतलब ये, अगर वो पैकेट का काम कर रही है तो चाहे वो कितनी भी रेडिएशन आप इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाओ, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी की भी हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी की, अगर वो पैकेट का काम कर रही है, पार्टिकल का काम कर रही है, तो वो सारी की सारी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का काम करेगा जिसकी एनर्जी आप एक पैकेट के रूप में स्टोरेज कर सकते हो। तो बेटा इन सभी पॉइंट को हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इसको एक्सप्लेन नहीं करने के बाद इसने एक नई डिस्कवरी की जिसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पूरी की पूरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है फिजिक्स की उसको हिला कर रख दिया। और आप इस पर बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का आज की डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है वो क्वांटम मैकेनिक्स की है। तो अब हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट उसकी क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी रेडिएशंस मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल कर रही थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो, तभी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस से इजेक्ट कर पाते हैं। तो वेहन रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहें उससे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल या तो ग्रेटर, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, या ये कहें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम एक समराइज केस कर लेते हैं। इसके अंदर आपने दो केस स्टडी किए, एक फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो बेटा। फॉर एग्जांपल आप टेलीविज़न देख रहे हो, ये टेलीविज़न है और इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पर कभी तो देखते उसका कलर रेड हो जाता है, कभी ब्लैक एंड वाइट और कभी ब्लू, मतलब कलर में चेंजमेंट आ रहा। तो फ्रीक्वेंसी एक टाइप से हमें कलर के बारे में बताती है कि कलर चेंज हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। अब देख रहे हो कभी टीवी की ब्राइटनेस कम हो जाती है, कभी आप ब्राइटनेस को बढ़ा देते हो। तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट का कम या तेज़ होना वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी। क्लियर? तो ये दो फैक्टर हैं या दो पैरामीटर हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। और एक हमने ये जाना कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से तभी निकलेंगे जब वो मिनिमम
या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या ग्रेटर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड। अब मैं ये कहूँ फॉर एग्जांपल यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो, फॉर एग्जांपल, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है आपकी, बढ़ जाती है कि नहीं। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक टाइप से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए एक और समराइज कर लेते हैं। क्या केस था, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का कम होना या ब्राइटनेस का ज़्यादा होना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो हमने लो या हाई या मॉडरेट तो कंसिडर कर ली थी, बट वो कभी तो मेटल की सरफेस से टकरा जाते, कभी मेटल की सरफेस के अंदर चले जाते। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, वो डिपेंड करते इंटेंसिटी, ब्राइटनेस के ऊपर, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी ब्राइटनेस कम है या ज़्यादा। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि मेटल की सरफेस के अंदर चला जाएगा। और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो करंट भी उतना ही बढ़ेगा। और इंटेंसिटी के अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इसका कोई इफेक्ट। अगर हमने ये सभी केस स्टडी करनी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कोई, तो उसके बाद जिसने एक नई क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, दैट इज़ द आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की, बट जिस डिस्कवरी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी क्या कहती थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आइंस्टीन थ्योरी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आइंस्टीन थ्योरी थी, उसने बताया कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कर रही है उसके ऊपर। और उसकी एनर्जी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, और अगर उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो मेटल के सरफेस के अंदर चली जाए। फॉर एग्जांपल ये एक बार यहाँ पे मैंने 5 यूनिट की फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाया तो मेटल की सरफेस से निकल गए और इलेक्ट्रॉन इमिट कर गई। एक मैंने 7 यूनिट का करवाया, ये 5 यूनिट और ये 7, तो 7 यूनिट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से वो अंदर चली जाती। अब अंदर चली गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक बार तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो बताइए कि किसकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने में एक अलग पाथ कवर करना पड़ता है, और ये अलग पाथ कवर करना पड़ता है। और तो अलग पाथ कवर होने की एनर्जी तो ज़्यादा है, बट अलग पाथ कवर होने की वजह से इस मेटल्स की सरफेस तक पहुंच जाने पे इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ एनर्जी को इम्पेयर कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी आउटर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और इसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक के पाथ को कवर करने के लिए अलग एनर्जी लगती है। अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी 5, और इससे कम हो जाती तो आपके इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। फिर बताया आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो इमिट हो रही है वो एक फोटोन का काम कर रही है, मतलब पार्टिकल का काम कर रही है। और फोटोन जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी h में होती है, और फोटोन जो एनर्जी देता है वो पैकेट के रूप में देता है, एक पैकेट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पाथ जो एनर्जी कंज्यूम की, उसमें कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन h-5, और इस 5 को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अब अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मतलब इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यही है कि आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब आपने उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो करंट है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू नोट थी तो फाई क्या होता है? एच म्यू। तो एच म्यू नोट हो गया। तो एच यहाँ से कॉमन हो गया तो वी माइनस वी नोट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इफ यदि जो हमारी लाइट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू और वो ज़्यादा हो जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, फॉर एग्जांपल ये न्यू नोट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो ये मेटल सरफेस के अंदर ज़्यादा चली जाएंगी, और ज़्यादा चली जाएंगी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बट एनर्जी तो ज़्यादा होगी, बट देख तो ये जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से मेटल की सरफेस के अंदर चला जाता है। ये देखो ये दिखा रखा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने की मेटल की सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। तो मेटल की सरफेस के अंदर जो गया है और उसकी मेटल की सरफेस तक आने के लिए एक एनर्जी अलग से लगानी पड़ रही है, अलग से एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो वो एनर्जी कंज्यूम क्या हुई कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा थी, यदि हम उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को घटा दें, ये ज़्यादा एनर्जी और ये, तो इस पाथ को कवर करने में जितनी एनर्जी लगाई है वो हमें मिल जाती है। यही तो कहा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेस एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस पाथ को कवर करता है। द मिनिमम एनर्जी क्या थी? अबव विच द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। वो मिनिमम एनर्जी क्या है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो निकल रहे, तो उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। यदि हम इक्वेशन 1 का मॉडिफिकेशन करें तो फाई की वैल्यू होती है एच म्यू, और फाई नोट की क्या हो जाएगी? एच म्यू नोट। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया? एच म्यू नोट को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एच म्यू नोट किसकी वैल्यू? वर्क फंक्शन की। तो वर्क नोट पुट कर दिया। तो एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी। इसको कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक अंदर इसके अंदर बेटा एक टर्म भी आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी इलेक्ट्रोमीटर वो क्या कहता है, यदि हम आप इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं और पोटेंशियल अप्लाइड करते यदि आपका करंट जीरो हो जाए तो हम उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक्स में हमने इतना ज़्यादा सीख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छी तरह कि कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल का बिहेवियर रखती है। अगर वो होता तो उसमें एक बेस्ट लिमिटेशन थी, वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया कि वहाँ पर जो पार्टिकल प्रोड्यूसर फोटोन के रूप में एनर्जी देते हैं जिसकी पैकेट के रूप में होती है। तो ये एक बेस्ट लिमिटेशन है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की ड्रॉबैक अदा करें। तो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम देखेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसने बहुत इम्पोर्टेंस दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने, और यही एक टॉपिक था जिसके ऊपर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम बात करेंगे पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक लीडिंग रोल अदा करेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।